नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं आज आपके लिए फिर से टॉप 20 प्रश्न जो इतिहास की हिस्ट्री के मैं लेके आता हूँ डेली, उसी से संबंधित आज भी मैं आया हूँ। और आज हम लोग जो बात करेंगे, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं महाजनपद काल की, इसकी महाजनपद काल की। तो मैं एक क्रम से आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो मैंने पीछे कई वीडियोस डाल रखी हैं जिनमें सिंधु घाटी सभ्यता, साथ ही साथ वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सभी से रिलेटेड प्रश्न मैंने कराए हुए हैं, तो आप एक बार उनको देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न आपका क्या कहता है। 16 महाजनपदों के बारे में बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। वो कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसके द्वारा ये जानकारी मिली है कि 16 जनपद थे उस टाइम पे? तो वो है आपका अंगुत्तर निकाय। क्या है? अंगुत्तर निकाय। ये जो बौद्ध ग्रंथ है, इससे आपको जानकारी मिलती है। और लगभग ये कब था? 600 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। दोस्तों, ये सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में क्या दिया गया है? इनमें दिया गया है कि गांधार कहाँ, यहाँ पर इसकी राजधानी क्या थी, सूरसेन की राजधानी क्या थी, वत्स की राजधानी क्या थी, कौशल की राजधानी क्या थी, और अंग की राजधानी क्या थी। इन सबसे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा है। तो देखिए, जो गांधार है, गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। यानी कि पहले का तो आपका क्या हो गया? पांचवा हो गया ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सूरसेन। तो सूरसेन जो थी उसकी राजधानी थी मथुरा। बात करते हैं वत्स की। तो वत्स की राजधानी जो थी वो थी कौशाम्बी। और कौशल, कौशल की राजधानी थी आपकी चंपा, सॉरी, दाका था थर्ड, श्रावस्ती। और अंग, अंग की राजधानी थी चंपा। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? आपका का ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? क्या पूछा गया है? हर्यक वंश की किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो दोस्तों, ये कहा जाता था अजात शत्रु को। किसको? अजात शत्रु को कुड़िक कहा जाता था। ठीक है, याद रखना। अजात शत्रु ने क्या किया था? अपने पिता, जो इनके ये पिता थे, इनके बिंबिसार इनके पिता थे, इनकी हत्या करी थी। इनकी इसने हत्या कर दी थी और उसके बाद ये खुद गद्दी पर बैठ गया था। इस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। अभी आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो उसमें अजातशत्रु है, उदयादिन है, अशोक है, या फिर घनानंद है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन आपका सही है उदयादिन। उदयिन, यानी इसने क्या किया था कि गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। अगर बात करें उदयादिन की, तो उदयादिन एक तरीके से जैन मतानुयायी था। जैन जैन धर्म को मानने वाला था ये उदयादिन। ठीक है। और बात करें इसके बारे में, तो उदयादिन जो थी, ठीक है, इसको पितृहंता भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इसको पितृहंता भी कहा जाता था। ये बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है इसको। बौद्ध ग्रंथों में तो इसको पितृहंता कहा गया, लेकिन जैन धर्मों में इसको पितृभक्त कहा गया। पितृभक्त कहा गया किसमें? जैन धर्मों में। जैन धर्मों में। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। और उदयादिन की जो माता थी उनका नाम क्या था? पद्मावती। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिशुनाग एंड वंश काव्य कौन सा शासक था? शिशुनाग वंश काव्य कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था? तो वो कालाशोक था, शिशुनाग था, नंदीवर्धन था, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो दोस्तों, ये था कालाशोक। कौन था? कालाशोक। तो कालाशोक क्या था? शिशुनाग वंश। आप, अभी मैं आपको हर्यक वंश और इन दोनों के बारे में बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहीं पे मैं सारी चीजों को बता दे रहा हूँ आपको। आपको हर्यक वंश और शिशुनाग वंश दोनों के बारे में बता देता हूँ। पहले बात करें अगर हम लोग हर्यक वंश की। किसकी? हर्यक वंश की। देखिए, हर्यक वंश की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे पहले कौन हुआ? बिंबिसार। फिर थे अजात शत्रु। फिर जो आए वो आए उदयादिन। ठीक है। उसके बाद आए अनिरुद्ध।
अनिरुद्ध के बाद आए मुंड, और मुंड के बाद आए नागदाशक। ठीक है, हर्यक वंश ये चल रहा है। हर्यक वंश में कौन कौन से शासक हुए? बिंबिसार हुए, उसके बाद अजातशत्रु, फिर उदयादिन, फिर अनिरुद्ध, मुंड और नागदाशक। बिंबिसार जो इसके रहे वो रहे आपके 545 ईसा पूर्व से लेके 493 ईसा पूर्व तक। दोस्तों ये ईसा पूर्व है, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अजातशत्रु, यानी कि इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी बिंबिसार की। अजातशत्रु रहे 493 से 461 तक। फिर उदयदिन, या इसको उदयभद्र भी बोला जाता था, ये रहे आपके 461 से 445 तक। और उसके बाद ये अनिरुद्ध, मुंड और नागदाशक, ये तीनों रहे आपके 445 से 412 तक। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि हर एक वंश में कौन कौन से शासक रहे, ये आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी यहीं से प्रश्न बन जाता है कि इनमें से कौन हर एक वंश में नहीं था। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अब ये जो नागदाशक है, ठीक है, इसको पुराणों में दर्शक भी बोला गया है। अगर पुराणों में बात करते हैं इसको दर्शक भी बोला गया है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि नागदाशक जो थी, इसकी शिशुनाग ने हत्या कर दी थी। किसने हत्या कर दी थी? शिशुनाग। शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य है। ठीक है, शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य था। उसने क्या किया था? हत्या नहीं, मतलब अपदस्थ कर दिया था, अपदस्थ कर दिया था इनको इनके पद से। इनको इनके पद से हटा दिया था नागवंश को। और फिर हटाने के बाद, क्योंकि इसने हटा दिया, तो भाई अब शिशुनाग वंश स्टार्ट हो गया, क्योंकि शिशुनाग ने ये कार्य किया तो शिशुनाग वंश स्टार्ट हो गया। तो शिशुनाग वंश स्टार्ट हुआ। और शिशुनाग वंश की अगर हम बात करें तो इसमें दो लोग हुए, एक तो शिशुनाग हुआ, ठीक है, और एक एक हुए कालाशोक। कालाशोक, इसको काक वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काक वर्ण भी कहा जाता है, काक वर्ण। ठीक है, भी कहा जाता है। तो ये दो लोग रहे, ठीक है, शिशुनाग और काला शोक, किसमें? शिशुनाग वंश में। ठीक है, शिशुनाग जो था इसने वैशाली को अपनी राजधानी नियुक्त किया था। और कालाशोक जो थे इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी घोषित किया था। तो मैंने आपको हर्यक वंश और शिशुनाग वंश, इन दोनों की जानकारी आपको दे दी। तो आपको इससे थोड़ा बहुत तो अंदाजा लग ही गया होगा। इसमें पूछा क्या गया है कि काक वर्ण के नाम से किसको जाना जाता था, तो मैंने अभी आपको बताया कि कालाशोक को काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीक लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज कहा गया? ग्रीक लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज कहा गया? तो दोस्तों ये कहा गया था घनानंद को। आपको पता है कि घनानंद जो था वो महापद्मानंद जो थे उसके 8 पुत्र थे, उनमें सबसे छोटा था। और ग्रीक राइटर्स जो थे उन्होंने घनानंद को ही अग्रमीज, कहीं पे अग्रमीज लिखा रहता, और जैंद्रमीज एवं जैंद्रमीज, क्या? जैंद्रमीज, इन दो की संज्ञा दी। इन दो की संज्ञा दी, तो अग्रमीज एवं जैनमींद्र, इन दो की संज्ञा किसको मिली है? घनानंद को मिली है। नंद वंश के संस्थापक जो महापद्मानंद थे, उनके जो 8 पुत्र हुए उनमें सबसे छोटा पुत्र ये घनानंद। प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो दोस्तों प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण जो किया गया वो ईरानियों के द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया गया? ईरानियों के। और ईरान में भी हखामनी वंश के राजाओं ने, ईरान के याद रखिए आप, हखामनी वंश के राजाओं ने, हखामनी वंश के राजाओं ने। ठीक है, ईरान के हकामनी, देखो अबिया वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो ये थे दरवायु। कौन थे? दरवायु। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो दोस्तों बता दें कि सिकंदर जब आए, सिकंदर, अलेक्जेंडर जिसको बोलते हैं, सिकंदर, जिनको चंद्रगुप्त मौर्य ने रोका, तो सिकंदर जो थे इन्होंने सबसे पहले 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने बल्क के बैटरिया को जीतकर, बल्क या कह सकते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं बैटरिया, जीता। और फिर ये धीरे धीरे भारत की ओर बढ़े। और इन्होंने, सिकंदर ने
और इनका सबसे ज्यादा विरोध कह सकते हैं कि इनको प्रतिद्वंद मिला किसके, पोरस, पोरस से। किससे मिला? पोरस से। ये पोरस कौन थे? पूर्व के राजा थे, पौरव के राजा थे, पौरव के राजा थे। इन्होंने सिकंदर को ललकारा। और आपको बता दूं कि यही वितस्ता का युद्ध हुआ। वितस्ता यानी कि झेलम नदी, ठीक है ना। इसको हेडा स्पीच भी बोलते हैं, हेडा स्पीच, हेडा स्पीच। हेडा स्पीच जो है वो क्या है? झेलम नदी की है, ठीक है। झेलम, झेलम, या उसको वितस्ता भी बोल सकते हैं, वितस्ता। तो इसी के किनारे जो है वो युद्ध हुआ, जिसको फेमस वितस्ता का युद्ध कहा जाता है। तो पूछा जाएगा, और इसका परिणाम क्या हुआ था कि पोरस की हार हुई थी। पोरस हार गए थे, ये हार गए थे, और सिकंदर जीत गया था। लेकिन जो पोरस थे, इनके साहस को देखते हुए सिकंदर ने उनका राज्य उन्हें वापस कर दिया था और उनके साथ मित्रता कर ली थी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किनके बीच में हुआ झेलम नदी के किनारे, तो वो हुआ है आपका पोरस और सिकंदर के मध्य, यानी कि गा इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अगले प्रश्न देखते हैं। बिंबसार, बिंदुसार, कालाशोक, महापद्म नंद। दोस्तों इसमें सूची 1 तो सूची 2 से मिलाना है। बिंबसार मैंने आपको बताई दिया था। बिंबसार बताइए किसमें था? हर्यक वंश में। बिंबसार किसमें था? हर्यक वंश में। तो बताइए बिंबसार जो है वो आपका किसमें जाएगा? बिंबसार तो आपका किसमें जाएगा? हर्यक वंश में, ठीक है। अब बात करें बिंदुसार, ये किसी के संस्थापक नहीं है, ये बस ये है कि ये किन किन में थी। तो बिंदुसार किसमें थे? मौर्य वंश में। कालाशोक किसमें थे बताइए? शिशुनाग वंश। मैंने बताया था 2 ही लोग थे, शिशुनाग और कालाशोक। अब महापद्मानंद कौन थे? भैया इनके में नंद लगा ही हुआ है, तो नंद वंश में। तो अब आप आराम से इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, ऑप्शन में आप चेक कर लीजिएगा। बौद्ध साहित्य में 16 जनपदों में 4 जनपदों को सर्वशक्तिमान माना गया है। वे 4 जनपद कौन थे? तो दोस्तों वो था मगध, कौशल, अवंती, अवंती और वत्स, ये 4 ऑप्शन। यानी कि 11 का आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? का ऑप्शन इज द राइट आंसर। 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है कि मत्स्य जनपद, अवंती जनपद, कंबोज जनपद, वत्स जनपद, चेदी जनपद, जो 16 जनपद है, वो 16 जनपदों में कौन सा जनपद आज की तुलना में वहां पर देखा जा रहा है कि वो स्थान कौन सा है? तो मत्स्य जनपद कौन सा था, अवंती जनपद कौन सा था, कंबोज, वत्स और चेदी ये जनपद कौन से थे, कौन से क्षेत्र में आज भी पाए जाते हैं? तो अगर इसका देखें तो देखिए मिलान करते हैं। तो आ का क्या है? आपका तीसरा ऑप्शन है, यानी कि मत्स्य जनपद जो है वो आपका आधुनिक जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। और जो अवंती जनपद होता है ये आपका मालवा और मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कंबोज जनपद जनपद और कंबोज जनपद जो है वो आपका आधुनिक राजौरी और हजारा जिले है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके वत्स जनपद पर। तो वत्स जनपद है आपका आधुनिक इलाहाबाद, और चेदी जनपद है आपका आधुनिक बुंदेलखंड का क्षेत्र। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन आपका खा सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अलेक्जेंडर द ग्रेट इनके नाम से प्रसिद्ध सिकंदर इन भारत में कुल कितने महीने तक रहा था? 18 महीने, 15 महीने, 19 महीने, 10 महीने। दोस्तों ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो ये है 19 महीने, यानी कि 19 महीने सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट भारत में रहा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व में, मैं आपको पीछे बता भी चुका हूँ। अगला प्रश्न है, पश्चिमी भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचार किनके संपर्क के बाद हुआ? तो दोस्तों अशोक के समय में एक लिपिकार थे कातिब। अशोक के समय एक लिपिकार थे जिसका नाम था कातिब। इन्होंने क्या किया था? एक खरोष्ठी लिपि, किसका? एक खरोष्ठी लिपि का प्रारंभ किया था। और ईरानियों के संपर्क के बाद, किसके संपर्क के बाद? ईरानियों के संपर्क के बाद। इसका ऑप्शन कौन सा आ गया? आपका खा इज द राइट आंसर, ईरानी। हर्यक वंशी शासक अजात शत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ, महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ, सप्त वर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, या फिर राजगृह में बौद्ध स्तूप का निर्माण? दोस्तों इसका सही ऑप्शन जो है वो है महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त होना। ये उनके 8वें वर्ष में हुआ। अब आपको ये मिलाना है। देखिए कि कौन सा शासक कौन से काल तक रहा, बिंबसार, अजातशत्रु, कालाशोक, ये सब आपको मिलाने।
ठीक है दोस्तों, चलिए एक एक करके मैं इसको देखता हूँ आपको। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कभी 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 पूछा जा सकता है। इतना सन जो होती हैं वो, इतनी तिथियां जो होती हैं वो इतना नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए बिंबिसार कहाँ से कब से कब तक रहा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है आपका गा इज द राइट आंसर, यानी कि ये वाला। यानी कि आ का अगर हम लोग पूछें तो वो क्या है, सेकंड है, यानी बिंबिसार आपका कहाँ तक गया, सेकंड, यानी कि 545 से 493 ईसा पूर्व तक। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें अजातशत्रु, तो अजातशत्रु आपका 493 से है। तो आप अब इसको तो क्वेश्चन को आप निपटाई सकते हैं। भारतीयों ने ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत रोमक एवं पॉलिस को किससे ग्रहण किया था, 18 क्वेश्चन है। तो ये रोमक एवं पॉलिस सिद्धांत जो है ज्योतिष शास्त्र, वो हमने यूनानियों से लिया था। किससे, यूनानियों से। वज्र संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? ठीक है, वज्र संघ के विरुद्ध। तो ये कौन थे, ये थे आपके अजातशत्रु। अजातशत्रु ने वज्र संघ पर विजय प्राप्त की थी, और उसने ये महाशिलाकंटक और रथ मूसल नामक आपके हथियार को उसमें प्रयोग किया था। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में सर्वाधिक जानकारी आपको निम्न में से किस स्रोत से प्राप्त होती है? तत्कालीन मुद्राओं पर, बौद्ध ग्रंथों, पुरातत्व या अभिलेखों? तो दोस्तों अभिलेखों से प्राप्त होती है। तो इस तरीके से आपने महत्वपूर्ण जो टॉप 20 इतिहास के प्रमुख प्रश्न हैं उनको देखा। आज हम लोगों ने महाजनपद काल के विषय में बात करी। हम लोग कल भी इसी पर एक वीडियो और लेकर आएंगे, ताकि ये पूरा महाजनपद काल आपका क्लियर हो जाए। उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप इसी तरीके से चैनल को देखते रहिए। अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पिछली वीडियोस को जरूर देखिए, सजेशन दीजिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।